पावर शेयरिंग, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th सिविक्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर जो आपका फेडरलिज्म है वो भी पावर शेयरिंग की एक काइंड से, इसलिए इस लिहाज से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की परिभाषा क्या है? पावर शेयरिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले पावर को डिफाइन करना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर होता क्या है? पावर इज दैट एलिमेंट विच मेक्स एन अथॉरिटी लेजिटिमेट। ठीक है, शक्ति वह तत्व है जिसके चलते सत्ता अधिकृत होती है। मान लीजिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, अभी कोरोना का जैसा माहौल चल रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि हमें पीएम केयर्स बनाना है, तो पीएम केयर्स बनाने के लिए प्रधानमंत्री अधिकृत हुआ, मंत्रिमंडल उसका अधिकृत हुआ। आखिर ये अथॉरिटी, ये सत्ता, इस राइट को कहाँ से उसको लीगलिटी मिल रही है? तो चूंकि वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव की मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, उसको प्रधानमंत्री के पद पर है। यानी कि जब भी ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति को जो कि अथॉरिटी है, जो वो सत्ता मिली है, वो सत्ता का जो इस्तेमाल करता है वह तत्व ही उसको पावर हम कहते हैं। अब पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन होम, यह शक्ति का किन के बीच में बंटवारा किया जा रहा है, किन के बीच में शेयर किया जा रहा है, किन के बीच में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। यहाँ पर डिवीज़न और कोऑर्डिनेशन दोनों से मतलब है। तो इसके काइंड्स के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके अकॉर्डिंग पावर को डिवाइड किया गया है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक आई थी स्पिरिट ऑफ द नेशंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और उसमें मॉन्टेस्क्यू का बहुत बड़ा रोल बताया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। तो उस बुक में मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि पावर को यदि डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से सेपरेट किया जाएगा, कानून बनाने वाली संस्था दैट इज लेजिस्लेचर वो सेपरेट हो जाए, एक्सिक्यूटिव जो कानून को, लेजिस्लेचर के बनाए कानून को एक्सिक्यूट करे, लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, और जुडिशरी जो उसको इंटरप्रिट करे, तब व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी सेफ रह सकती है, एंड विच इज अ थीम ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। पहली चीज। दूसरी चीज, डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है, और डिवीजन ऑफ पावर जिसको अभी मैंने सेकंड पॉइंट में रखा है, ये फेडरलिज्म है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब कि पावर सेंटर और उसके यूनिट्स में, यहाँ सेंटर का मतलब जिसको हम सिविक्स की भाषा में स्टेट कहते हैं, ज्योग्राफी में जिसको कंट्री या नेशन कहते हैं, ठीक है, और यूनिट्स का मतलब प्रोविंसेस से है। तो दोनों के बीच में जो पावर को एलोकेट किया जाता है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, जिसको कहा जाता है कि लिस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑन विच जिन सब्जेक्ट पर, किस सब्जेक्ट पर सेंट्रल कानून बनाएगा, यूनियन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और किन सब्जेक्ट पर राज्य कानून बनाएगा, ये बटा हुआ होता है। ये डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म जैसा कि आप जानते हैं 2 टायर सिस्टम भी हो सकता है, 3 टायर सिस्टम भी हो सकता है। 3 टायर का मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से है, और भारत में पंचायती राज, यहाँ पर ये मेंशन कर देना जरूरी है कि पंचायती राज सिस्टम के बाद 3 टायर सिस्टम, यानी कि जिला से लेकर के और पंचायत लेवल, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। खास करके इंडिया जैसे बड़े देश में इसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, जो तीसरी इकाइंड्स होती है पावर शेयरिंग की, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयरिंग, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कैसे पावर शेयरिंग होगी। कोलिशन गवर्नमेंट आपने सुना होगा, 1990 के बाद भारत का जो सिनारियो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का फेज चल रहा है, और कोलिशन गवर्नमेंट के फेज में क्या होता है कि प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंसेस होते हैं। प्री पोल अलायंसेस जनरली प्रिंसिपल्स के आधार पर होती है, जिन पार्टियों के आइडियोलॉजीज मिलते हैं वो आपस में तालमेल कर लेते हैं। पोस्ट पोल अलायंस करप्शन को इसलिए जन्म देता है क्योंकि उसमें सरकार बनाने के लिए गठबंधन होते हैं। तो एंटी जो डिफेक्शन लॉ बना है हमारे देश में दल बदल के लिए, लेकिन वो कभी कभी उस स्थिति में दल बदल होने की संभावना होती है। तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टीज जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, जैसे मैंने एक लेटेस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र में सरकार बनी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की सरकार में आप देखिए एनसीपी है, शिवसेना है और कांग्रेस है। तीनों पार्टी की आइडियोलॉजीज कहीं से मैच नहीं करती है। प्री पोल अलायंस ये नहीं है, ये पोस्ट पोल अलायंस है, क्योंकि शिवसेना का गठबंधन बीजेपी के साथ था,
ये अलग बात है कि सरकार बनाने के लिए ये पोस्टपोल अलायंस हुआ। तो कोलिशन गवर्नमेंट की स्थिति में हर पार्टी को, चूंकि यहाँ पर एक कॉमन एजेंडा सेट करना होता है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए वो पूरी की पूरी अपनी मैनिफेस्टो जिस आधार पर वो चुनाव जनता के सामने वो अपनी प्रोमिसेस करके आई है वो नहीं लागू कर सकती, बल्कि यहाँ पर मिला जुला, क्योंकि सरकार चलाना है, कोलिशन गवर्नमेंट चलानी है, तो सबकी बातें उसमें शामिल करनी पड़ेंगी। तो हर पार्टी को अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पावर शेयरिंग हो गई पार्टियों के बीच में, क्योंकि आपने पावर शेयर किए तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी भी शेयर करना पड़ेगा। चौथी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। देखिए, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप चैप्टर भी एक अलग से उसमें है और सीबीएसई ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। बहरहाल इसको समझना जरूरी है बोर्ड के हिसाब से कि व्हेन इंटरेस्ट ग्रुप्स चेंज इनटू प्रेशर ग्रुप्स, व्हेन वी डिफाइन इंटरेस्ट ग्रुप्स इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पीपल्स एम्ड एट सम ऑब्जेक्ट्स, जिनका कुछ ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का जिनका कुछ सामान्य उद्देश्य हो, कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो। जब ये इंटरेस्ट ग्रुप सरकार पर अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर बनाने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए, इट कन्वर्ट्स इनटू प्रेशर ग्रुप्स। अब देखिए, प्रेशर ग्रुप्स कई तरीके के हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। आरएसएस एक वेल नोन प्रेशर ग्रुप है। इसी तरीके से मजदूर यूनियंस के भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ के भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप की एक और खासियत और पॉलिटिकल पार्टीज से क्या अंतर है, यहाँ पे आपको स्पष्ट करना और भी जरूरी है कि प्रेशर ग्रुप डायरेक्टली इलेक्शन में नहीं भाग लेते, वो हमेशा सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार को के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं, इसलिए सरकार को एक फीडबैक देने का काम करते हैं, इनपुट जिसको बोलते हैं, इनपुट देने का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग में वो इनपुट का काम करते हैं, बट दे डायरेक्टली डोंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है कि जैसे कोई प्रेशर ग्रुप सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए वो इलेक्शन में सहयोग कर सकता है, करता है, डायरेक्टली तो नहीं शामिल होगा लेकिन वो कन्वेंसिंग में, कंपेन में कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत का बना था उत्तर प्रदेश में, कभी उन्होंने सपा को किया, कभी बसपा को किया, तो ये पावर शेयरिंग हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर शेयरिंग होती है वो है बिटवीन एथनिक ग्रुप्स, स्पेशली जो कि आपके बुक में एग्जाम्पल सहित पढ़ना हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका का। जब हम एथनिक ग्रुप की बात करते हैं तो ये रीजन के आधार पर हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, लैंग्वेजेस भाषा के आधार पर हो सकती है, या फोक कल्चर के आधार पर हो सकता है। अब बुक्स में इसको डिटेल्स में किया गया है और इससे क्वेश्चन ज़्यादातर एराइज होते हैं, जो बेल्जियम की समस्या है और साइलोन की समस्या, यानी सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, श्रीलंका की समस्या, इन पर डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले श्रीलंका की समस्या को लेते हैं। श्रीलंका 1948 में भारत की आज़ादी के 1 साल के बाद आज़ाद हुआ। श्रीलंका में जो श्रीलंका की डेमोग्राफिकल कंडीशन है, उस डेमोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार श्रीलंका के सिंगलिश ओरिजिन के बौद्ध प्लस 7% ईसाई हैं, प्लस कुछ मुस्लिम्स हैं। इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स, यहाँ इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स का मतलब क्या है? देखिए, जिस समय कॉलोनलिज्म का फेज था उस समय भारत एक पॉपुलस कंट्री शुरू से रहा है, जनसंख्या की कमी रही नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग बतौर माइग्रेंट लेबर के रूप में अंग्रेज़ों के द्वारा प्लांटेशन के लिए, क्रॉप के लिए ले जाए जाते थे। भारत के लोग कैरिबियन कंट्रीज में बहुत सारे देशों में, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो वगैरह देशों में गए, इसी तरीके से श्रीलंका में भी गए। और कुछ जो जिन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है वहाँ पर, ये सिंगली तमिल्स हो गए, और जो इंडियन तमिल्स हैं जो बाद में गए हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम मैप में देखते हैं तो श्रीलंका तमिलनाडु से जो पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ की ओरिजिनल समस्या क्या थी कि सिंगलिश मेजॉरिटी थी, डोमिनेंस था, और जो इंडियन तमिल्स थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसके लिए 1956 में वहाँ के प्रधानमंत्री कोटलेवाला के साथ नेहरू जी की समझौता भी हुई है, लेकिन
कुछ रिजल्ट खास नहीं बना। ये समस्या बढ़ती गई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1987 में राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका सरकार की डिमांड पर भेजा। और आपको शायद ये पता भी होगा कि राजीव गांधी को एलटीटी ने तमिलनाडु में पेराम्बदूर में चुनाव प्रचार करने के दौरान एलटीटी के द्वारा ही मारा गया था, क्योंकि एलटीटी ने राजीव गांधी को अल्टीमेटम दिया था। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भी तमिलनाडु बहुत दिनों तक नहीं गए थे। प्रधानमंत्री होने के बाद अगले चुनाव में, ठीक है, 1991 की बात है, उस चुनाव के दौरान ऐसी घटना हुई थी, अनफॉर्चुनेट घटना हुई। तो सबसे बड़ी बात कि देखिए ये आंदोलन वहाँ पर श्रीलंका का बढ़ता गया और ये असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एक सेपरेट इलम का मतलब सेपरेट स्टेट होता है, ठीक है। नाउ दे स्टार्टेड टू डिमांड अ सेपरेट इलम एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज नेम्ड आफ्टर एलटीटीई, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स। बी प्रभाकरन उनके नेता थे। इसके बाद ये समस्या और भी चलती रही। बाद में चंद्रिका कुमार तुंग के टाइम में कुछ निगोशिएशन हुआ और उसके बाद रानिल प्रेमदासा जब राष्ट्रपति बने तब जाकर के भारत सरकार के साथ समझौता हुआ और वहाँ पर तमिल्स को जो उनकी डिमांड थी कि पहला चीज़ कि वो सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं करेंगे, तमिल्स लैंग्वेज को सिंगली लैंग्वेज के बराबर का दर्जा दिया जाएगा, तमिल्स को रिप्रेजेंटेशन वहाँ की पार्लियामेंट में और मिनिस्ट्री में दी जाएगी। इस तरीके से इस समस्या का अंत हुआ।